हेलो स्टूडेंट्स। आज लीनियर प्रोग्रामिंग रैखिक प्रोग्रामन की क्लास में ध्यान दें। सबसे पहले अपन रैखिक प्रोग्रामन से संबंधित जो भी डेफिनेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में इसमें जो भी रूल हैं, नियम हैं, जिससे कि अपन रैखिक प्रोग्रामन जो भी समस्याएं हैं उन रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं का हल ज्ञात कर सकें। उनसे संबंधित जो भी अपने पास में नियम हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद में उनसे संबंधित अपन क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं, रैखिक प्रोग्रामन समस्या में सबसे फर्स्ट पॉइंट अपने पास में जो आता है वो है उद्देश्य फलन, लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उद्देश्य फलन लीनियर से भी मालूम चल रहा है, रैखिक है, अपने पास में फंक्शन है जो रैखिक है। इसका मतलब अपने पास में जो चर है x और y ये जो हैं ये एक घात के होंगे, इसलिए z बराबर ax प्लस by एक रैखिक फलन है। तो क्वेश्चन के अंदर अपने पास में रैखिक फलन दिया हुआ होता है और जिसका मान अधिकतम या न्यूनतम होना ज्ञात करते हैं, तो वही उद्देश्य फलन कहलाता है। यदि क्वेश्चन में उद्देश्य फलन नहीं दिया हुआ है तो ऐसे क्वेश्चनों में अपने को क्वेश्चन से ही उद्देश्य फलन बनाना होता है। स्टूडेंट्स, अपने को जो एक्सरसाइज है उसमें एक पॉइंट हैं, एक अपने पास में फर्स्ट पॉइंट है, एक सेकंड पॉइंट है। तो अपने पास में जो फर्स्ट है उसमें उद्देश्य फलन दिया हुआ होता है, तो अपन उद्देश्य फलन z बराबर ax प्लस by से उसको कंपेयर करते हैं। तो उसमें ये चीज़ देखते हैं कि अधिकतम ज्ञात करना है या फिर न्यूनतम ज्ञात करना है, वो उद्देश्य फलन में दिया हुआ होता है। तो इस प्रकार से z बराबर ax प्लस by रैखिक फलन जो आपको दिया है वो उद्देश्य फलन है और उसका उद्देश्य होता है कि दी गई समस्या में यदि लाभ है तो उसको अधिकतम करना, यदि लागत है तो न्यूनतम करना। तो इस प्रकार से उसका उद्देश्य यही होता है कि उस समस्या में अधिकतम मान ज्ञात करना या न्यूनतम मान ज्ञात करना। अधिकतम और न्यूनतम क्वेश्चन की कंडीशन के आधार पर अपने को मालूम चल जाता है। इसके बाद में इसका मान अधिकतम या न्यूनतम अपन किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, तो वो दूसरा पॉइंट आता है अपने पास में व्यवरोध चर, कंस्टेंट्स, वेरिएबल्स। व्यवरोध चर ये अपने पास में जो होते हैं इनमें रैखिक असमीकाओं के रूप में व्यवरोध होते हैं। रैखिक असमीकाएं होती हैं, इसका मतलब इसमें भी जो चर होते हैं x और y उनकी घात एक ही होती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। और ये असमीका के रूप में दिए हुए होते हैं। असमीका का मतलब है कि इसमें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू इन चिन्हों का उपयोग किया जाता है। और असमीकाएं रैखिक होती हैं, अतः इनमें x की घात 2 या y की घात 2 या x और y मल्टीप्लाई में है तो ये भी 2 घात का पद हो गया। ये 2 घात या अधिक घात के पद नहीं होते हैं, इसका मतलब वो जो होता है वो रैखिक होता है, एक घात वाले होते हैं। और इन व्यवरोधों की सहायता से ही अपन जो उद्देश्य फलन होता है उसका मान अधिकतम या न्यूनतम कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट हो गए अपने पास में, उद्देश्य फलन और उद्देश्य फलन दूसरा है व्यवरोध चर। अब जैसे अपने पास व्यवरोध चर के बारे में बात करें तो जैसे अपने पास में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7 या x इज ग्रेटर देन 0 आदि, इस प्रकार से असमीकाएं आएंगी जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इन चिन्हों का उपयोग किया जाता है। और ये इसमें x और y जो भी चर हैं उनकी घात एक ही होती है। एक नोट है स्टूडेंट्स, अपने पास में इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का अपने पास में एक अपन ने जो भी नियम है उनको अच्छी तरह से कन्फर्म किया है। तो अपने पास में 2 पॉइंट होगी, उद्देश्य फलन और व्यवरोध। ये तो क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। अब अपने को इन क्वेश्चनों में किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, इन प्रतिबंधों से ही जो अपने पास में जो व्यवरोध चर हैं ये प्रतिबंध दिए हुए हैं, इन प्रतिबंधों से ही लाभ अधिकतम या हानि या लागत होती है उसको न्यूनतम किया जाता है। इन प्रतिबंधों की सहायता से ही करते हैं अपन। जो उद्देश्य फलन है उसमें जो लाभ होता है या हानि होती है तो उसको अधिकतम या न्यूनतम किया जाता है। जो इन उद्देश्यों की जो प्रतिबंध होते हैं इन्हीं की सहायता से किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इन व्यवरोधों को
सबसे पहले अपन क्या करते हैं, समीकरण में बदलते हैं। जो व्यवरोध दिए हैं अपने पास में, व्यवरोध चर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ये हैं, तो इन व्यवरोधों को समीकरण में बदलकर और उनको ग्राफ पर रेखा खींचकर एक बहुभुज क्षेत्र बनाते हैं। बहुभुज क्षेत्र बनाते हैं मतलब अपने पास में एक से ज़्यादा भुजा, दो से ज़्यादा भुजा वाले आकृति बन जाती है। उससे तीन आकृति, त्रिभुज बन सकता है, चतुर्भुज बन सकता है, पंचभुज, षटभुज, जो भी बनता है, लेकिन बहुभुज होगा वो क्षेत्र बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, असमीका को समीकरण में बदलेंगे और फिर समीकरण बदलकर उनकी ग्राफ पर रेखा खींच लेते हैं, इससे बहुभुज क्षेत्र आते हैं अपने पास में। इन बहुभुज क्षेत्रों में सुसंगत हल क्षेत्र जो सदैव प्रथम चतुर्थांश में होता है उसका चयन करते हैं अपन। तो बहुभुज क्षेत्रों में सुसंगत हल क्षेत्र जो प्रथम चतुर्थांश में, उसका चयन किस प्रकार से करते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि असमीका को समीकरण बदल करके रेखा खींचते हैं और फिर वो जिस भी असमीका से वो रेखा खींची गई है उस असमीका में अपन कोई बिंदु रखते हैं और उस बिंदु से देखते हैं कि हल क्षेत्र कौन सी दिशा में आएगा। जिस दिशा में आ रहा है उसी दिशा में तीर का निशान लगा करके और अपन चिन्हित कर लेते हैं इसका हल क्षेत्र इस दिशा में आएगा। दूसरी असमीका है उसका भी ऐसे देखते हैं कि इसका हल क्षेत्र कौन सी दिशा में, उस पर तीर का निशान लगा देते हैं। इस प्रकार से सभी जो असमीकाएं हैं उनसे बनी हुई जो रेखाएं हैं उनका हल क्षेत्र देखते हैं। जो कॉमन हल क्षेत्र होता है उभयनिष्ठ सभी रेखाओं का कॉमन, वो ही सुसंगत हल क्षेत्र होता है। अभी ग्राफ में भी दिखाएंगे और उसी को अपन क्या कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं और वो हमेशा प्रथम चतुर्थांश में ही आता है। अब जो अपन ने सुसंगत हल क्षेत्र का चयन किया है, इस क्षेत्र पे जितने भी अपने पास में वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं, उनके कोने बिंदु हैं, जितने भी कोने हैं उन बिंदुओं को उद्देश्य फलन में रखते हैं। तो अपन डायग्राम में देखेंगे कि कोने बिंदु कौन से हैं और फिर उनको क्या करते हैं, उद्देश्य फलन में रखते हैं। तो अपने पास में 3 पॉइंट हो गए, व्यवरोधों को समीकरण में बदलना, उनसे ग्राफ रेखा खींचना, बहुभुज क्षेत्र देखना और उसमें हल क्षेत्र देख करके सुसंगत क्षेत्र बनाना और उसमें जो हल क्षेत्र आता है सुसंगत क्षेत्र उसके कोने बिंदुओं को लिखना। इन कोने बिंदुओं को अपन उद्देश्य फलन में रखते हैं और जिस कोने बिंदु पर मान अधिकतम या न्यूनतम होता है, जो प्रश्न अनुसार प्रश्न में दिया हुआ होगा कि अधिकतम पूछ रहा है न्यूनतम, अधिकतम पूछता है तो अपन देखते हैं कि कौन से बिंदु पर, कोने बिंदु पर अधिकतम मान आ रहा है, या न्यूनतम पूछता है तो प्रश्न के अनुसार देख लेते हैं कि कौन से बिंदु पर, कोने बिंदु पर न्यूनतम मान आ रहा है। जिस पर भी आता है उसी बिंदु को इष्टतम बिंदु मानते हैं और वो जो आंसर आता है अधिकतम वो इष्टतम हल होता है। अधिकतम या न्यूनतम हल जो भी होता है उसे इष्टतम हल कहते हैं। जो भी अपने को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम को इष्टतम हल मानेंगे और यदि न्यूनतम पूछ रहा है तो न्यूनतम को इष्टतम हल मानेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि सुसंगत क्षेत्र बहुभुज से जो बहुभुज बनता है, बहुभुज क्षेत्र बनता है वो अपरिबद्ध हो, मतलब बिल्कुल बाउंडेड न हो, तो अर्थात बंद बहुभुज नहीं हो, तो उस स्थिति में उद्देश्य फलन से जो प्राप्त मान इष्टतम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अपने पास में अपरिबद्ध क्षेत्र, तो उससे जो भी कोने बिंदु आएंगे उन कोने बिंदुओं को अपन उद्देश्य फलन में रखेंगे। उससे मान लीजिए अपने को न्यूनतम मान पूछ रहा है और न्यूनतम मान जो भी आया है वो उस उद्देश्य फलन का उस दिए गए व्यवरोध चरों के लिए न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए अपने को इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यदि क्षेत्र अपरिबद्ध है तो फिर जो भी आंसर अपने पास में आया है उसको भी अपने को जांच करना पड़ता है। अर्थात प्रश्न में जैसे न्यूनतम पूछ रहा है और कोने बिंदुओं से उद्देश्य फलन द्वारा जो न्यूनतम मान आया है वह न्यूनतम इष्टतम हल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब अपन ने कोने बिंदुओं को उद्देश्य फलन में रखा और उनसे जो न्यूनतम मान आया और उस न्यूनतम मान को अपन न्यूनतम इष्टतम हल मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। वो अपने ऊपर नहीं, प्रश्न पर डिपेंड करता है कि वो है या नहीं है, क्योंकि अपरिबद्ध है तो जांच करनी पड़ती है। अब अपन जांच कैसे करेंगे कि ये न्यूनतम है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अपन ने लिखा है कि अतः अपरिबद्ध सुसंगत क्षेत्र वाले एक अन्य स्टेप और बढ़ जाती है। अपरिबद्ध सुसंगत क्षेत्र आने पर एक अन्य स्टेप और बढ़ जाती है कि वह जो मान अपने पास में आया है उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान, वह वास्तव में इष्टतम मान है कि नहीं। तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, जो अपन इस प्रकार से जांच करते हैं कि पहला पॉइंट है, माना न्यूनतम मान पूछ रहा है। अब ध्यान देना,
जिस भी क्वेश्चन, जैसे अपने पास में क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 है, तो अपन ने देखा कि सुसंगत क्षेत्र यदि अपरिबद्ध आता है, यदि अपरिबद्ध नहीं होता तो फिर उससे अपने जो भी न्यूनतम या अधिकतम मान आता है वही उत्तर हो जाता है। लेकिन यदि अपरिबद्ध है तो उसमें फिर अपने पास में कैसे करते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन में न्यूनतम पूछ रहा है और न्यूनतम मान को अपन ने m मान लिया, स्मॉल m माना, तब इस जो भी अपने पास में न्यूनतम मान उद्देश्य फलन से जो आया है तो क्या करते हैं, उद्देश्य फलन के साथ में उसको इस प्रकार, जैसे अपने पास में z बराबर ax प्लस by उद्देश्य फलन है और उस न्यूनतम मान अपने पास में m आया है और अपरिबद्ध क्षेत्र है, तो अपन क्या करते हैं, इस उद्देश्य फलन के इस पार्ट को राइट हैंड साइड को लेस देन लगा करके जो भी न्यूनतम मान आया है उसके साथ में लिख लेते हैं। ये समीकरण बन गई। और इस समीकरण का एक से जो आई है इसको अपन ग्राफ में रेखा खींच लेते हैं समीकरण में चेंज करके और उसका अपन हल क्षेत्र मतलब छायांकित क्षेत्र देखते हैं। उसका छायांकित क्षेत्र देखते हैं। यदि उसका छायांकित क्षेत्र जो पहले वाले सुसंगत क्षेत्र में कोई को उभयनिष्ठ बिंदु रखता है, मतलब अपने पास में जो समीकरण बनाई है अभी उद्देश्य फलन के साथ में लेस देन लगा करके निम्नतम मान लिख करके, उसका छायांकित क्षेत्र पहले वाले सुसंगत क्षेत्र में कोई अपने पास में कोई उभयनिष्ठ मतलब कॉमन बिंदु रखता है तो वह न्यूनतम मान नहीं होगा। मतलब अपने पास में पहले वाले क्षेत्र में वो लाइन जानी ही नहीं चाहिए, यदि उसमें जाती है तो फिर वो जो अपने पास में न्यूनतम मान आया था वो न्यूनतम मान नहीं है। और यदि पहले वाले क्षेत्र जो सुसंगत क्षेत्र था उसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है तो वह न्यूनतम मान होगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन में यदि मान लीजिए न्यूनतम ने पूछ करके अधिकतम पूछ रहे हैं, यदि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, ये अपरिबद्ध की बात कर रहे थे अपन, अपरिबद्ध है तब उसमें m उद्देश्य फलन का मान लीजिए अधिकतम मान आया है उद्देश्य फलन से, तो अपन क्या करेंगे, अपरिबद्ध होने की वजह से उसके अधिकतम मान की जांच करेंगे कि जो अधिकतम मान आया है वास्तव में इष्टतम अधिकतम मान है या नहीं है। तो उसके लिए z बराबर ax प्लस बी, जैसे अपने पास में ये उद्देश्य फलन है और m अपने पास में अधिकतम मान है तो उसको कैसे लिखेंगे, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन m से उसी ग्राफ में समीकरण बनाएंगे और उसको समीकरण में चेंज करके उसी ग्राफ में रेखा खींचेंगे और उसका हल क्षेत्र देखेंगे, छायांकित क्षेत्र। वो यदि सुसंगत हल क्षेत्र जो पहले से सुसंगत हल क्षेत्र था उसमें उसको उभयनिष्ठ बिंदु नहीं रखे, में कोई उभयनिष्ठ बिंदु, सुसंगत हल क्षेत्र में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं रखे तो m अधिकतम होगा। मतलब अपने पास में जो पहले सुसंगत हल क्षेत्र था उससे अलग उसका क्षेत्र आना चाहिए, तब तो वो अधिकतम है। और यदि पहले वाले हल क्षेत्र में ही इसका भी क्षेत्र कॉमन हो जाता है या कोई बिंदु कॉमन चला जाता है तो फिर वो है जो उसका उभयनिष्ठ बिंदु, वो अधिकतम मान नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है E और F, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पर ही अपने पास में एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिए हुए भी हैं, एग्जाम्पल भी है एक, तो ध्यान रखें। अपन अभी उसी पर आधारित एग्जाम्पल समझाएंगे कि हल क्षेत्र यदि अपरिबद्ध है तो किस तरीके से सोल्व किया जाए। एक नोट और भी है अपने पास में, अच्छा नोट है, यदि दो कोणीय बिंदुओं का उद्देश्य फलन में अधिकतम या न्यूनतम मान बराबर आए तो वो दोनों ही बिंदु हल हैं। मतलब जो भी मान आएगा दोनों बिंदुओं पर समान आ रहा है तो दोनों ही बिंदु उसके हल हैं, एवं उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु इष्टतम हल ही देगा। मतलब उन दोनों बिंदुओं को यदि अपन मिलाएंगे तो उससे जो भी रेखा आएगा हल क्षेत्र में उसके प्रत्येक बिंदु पर जो आएगा वो आंसर भी हल ही होगा, क्योंकि उस पर भी अधिकतम या न्यूनतम जो भी पूछ रहा है वही मान आएगा, बराबर ही आता है। इसलिए दोनों बिंदु अपने पास में हल होते हैं। अपने जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 एवं 4 जो हैं, इन क्वेश्चनों में जो अभी अपन ने नोट लिखा था उसमें E एवं F को सत्यापित होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से। तो अपन क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अच्छी तरह समझें। निम्नतम दिया हुआ है क्वेश्चन में, निम्नतम z बराबर -50x प्लस 20y, z इज इक्वल टू -50x प्लस 20y। व्यवरोध है कंस्टेंट से अपने पास में, तो ये है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12।
ये अपने पास में व्यवरोध है और ये अपने पास में उद्देश्य फलन है, निम्नतम अपने को आंसर लाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में, और ये अपने पास में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है अपने पास में। तो अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा था कि जो भी उद्देश्य फलन है उसको लिख लो, व्यवरोध है उस वो असमीका के रूप में होते हैं, तो असमीकाओं को समीकरण के रूप में चेंज करते हैं, मतलब लेस देन इक्वल टू, लेस देन को हटा करके इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं, तो असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिख लिया अपन ने, देखो ये लिख लिया, बराबर लगा लिया, तीनों में 3 समीकरण बन गए। अब समीकरण 1 से अपन क्या करते हैं, 1 में अपन क्या करते हैं, x बराबर 0 रखने पर y बराबर अपने पास में 5 आता है, तो 0,5 एक बिंदु, y बराबर 3 रखने पर x बराबर -1 आता है, तो -1,3 एक बिंदु बन गया। पहली क्लियर हो गई अपने पास में। इसके बाद में अपने पास में दूसरी है, x बराबर 0 रखा दूसरी वाली में, इस वाली में अपन ने, तो y बराबर 3 आया तो 0,3, और y बराबर 0 रखा तो x बराबर 1 आया 1, तो ये भी अपने पास में इस समीकरण 2 के बिंदु आ गए। इसी प्रकार से समीकरण जो 3 है, x बराबर 0 रखने पर y बराबर -4 देता है, तो 0,-4, और y बराबर 0 पर x बराबर 6 देता है, तो 6,0। ये अपने पास में तीसरी समीकरण के बिंदु आ गए। अब इन प्राप्त बिंदुओं से जो अपने पास में समीकरणों की जो रेखा खींचते हैं वो देखते हैं अपन। समझो, ये अपन ने सबसे पहले ये x अक्ष बनाया इस प्रकार से स्केल से, और ये अपन ने y अक्ष बनाया। अब अपने पास में जो रेखा थी, जो पहली रेखा थी अपने पास में, वो थी 2x - y, जो भी थी कोई दिक्कत नहीं। तो अपन क्या करते हैं, पहले जो भी रेखा थी किसी भी एक रेखा के बिंदु ले लीजिए, 6,0 है, और अपने पास में 4,-5 है, 2 बिंदु लिया, और दोनों बिंदुओं को अपन ने क्या कर दिया, मिला दिया, सीधी रेखा खींच दी। इसी प्रकार से दूसरी रेखा में बिंदु देखा, 1,0 था और 0,3 था, दोनों बिंदुओं पर गोला कर दिया, दोनों को मिला दिया इस प्रकार से। और अपने पास में एक बिंदु अपने पास में -1,3 था और 0,5 था, 2 बिंदु लिया, दोनों को स्केल से मिला दिया, तो एक रेखा तो ये बन गई, एक रेखा ये आ गई अपने पास में, और एक रेखा ये आ गई अपने पास में। कौन सी, ये वाली रेखा है अपने पास में, ये अपने पास में 0,-4 था, ये बिंदु था अपने पास में 0, ये थे अपने पास में 0,-4 ये रेखा। अब अपन ने ये रेखा खींच दी, एक ये और एक ये खींच दी और एक खींच दी। तो अब इनका हल क्षेत्र देखते हैं अपन। तो असमीका में क्या करते हैं अपन, असमीका जैसे अपने पास में ये रेखा थी, अब इस रेखा में, इस रेखा की जो असमीका थी उसमें x बराबर 0 y बराबर 0 रखा, तो उससे जो असमीका थी उस देखते हैं कि उससे सत्य आ रहा है आंसर या असत्य। यदि सत्य आता है तो उस 0,0 मूल बिंदु है उसकी ओर ही लाइन आएंगी। इसी प्रकार से इसके भी देखा, इसमें भी रखा 0,0, यदि सत्य आता है तो उस मूल बिंदु की ओर, असत्य आता है तो मूल बिंदु से विपरीत ओर, तो इसकी विपरीत ओर आती है। और ये भी, इसमें भी क्या इधर आता है, सभी हल क्षेत्रों को मिला दिया, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, तो अपने पास में ये हल क्षेत्र आ गया था यहाँ तक। ये रेखा बाद में खींची गई, ये वाली रेखा है जो बाद में खींची गई है, पहले ये 3 ही थी बस, 1 और 2 और 3, और इनसे अपने पास में ये पूरा हल क्षेत्र आया था। अब हल क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, देख सकते हैं, असमीका 1 का हल क्षेत्र, 0,0 रखने पर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो 0 का मान -5 से ज़्यादा होता है तो सत्य है, इसलिए मूल बिंदु की ओर ही उसकी लाइन खींची गई थी, इसलिए उसमें अपन देखो मूल बिंदु की ओर ही लाइन खींच रखे हैं, ये खींच रखा है इधर, तो इसकी इधर खींच दी, मूल बिंदु इधर ही है तो इससे इधर की ओर, ऐसे इस दिशा में ऐसे। और इसी प्रकार से अपन असमीका 2 है, उसमें भी 0,0 रखते हैं, उससे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है, जो कि असत्य है क्योंकि 0 3 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए मूल बिंदु की विपरीत ओर। तो इसके लिए अपने पास में ये रेखा थी, मूल बिंदु इधर रह गया, अपन ने विपरीत ओर इधर खींच दिया, इसके हल क्षेत्र इधर आ गई। और इसी प्रकार से असमीका 3 में भी अपन 0,0 रखते हैं, और 0 लेस देन 12 आता है, लेस देन इक्वल टू, तो अपन समझ जाएंगे 0 तो 12 से छोटा है इसलिए सत्य है, मूल बिंदु की ओर आएगा, क्योंकि मूल बिंदु की ओर ही सत्य होता है, दिया हुआ है उस हिसाब से ग्राफ में देख करके। तो अपने पास में ये बिंदु आते हैं, कोने बिंदु 1,0, जो अपन ने हल क्षेत्र बनाया है, हल क्षेत्र में देखते हैं कौन कौन से कोने। ये इसमें अपने पास में हल क्षेत्र ये बना था, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा। तो इसमें अपने पास में एक बिंदु A, ये B
और फिर इस प्रकार से सी और इस प्रकार से डी। इस प्रकार से अपने पास में ये कोने बिंदु बनते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने ये इस प्रकार से और ये हल क्षेत्र आता है। ये परिबद्ध नहीं है, बंद नहीं है, ऊपर से अपरिबद्ध है, इसलिए इसमें ये क्षेत्र। तो अपन नाम दे दिया ए 1,0, बी 6,0, सी 0,5, डी 0,3। ये हल क्षेत्र आ गया। ये रेखा बाद में खींची गई है, इसलिए ये बिंदु ए बी से अपने पास में कोने बिंदु हैं इस हल क्षेत्र के, सुसंगत और बहुभुज क्षेत्र के, और इन कोने बिंदुओं को उद्देश्य फलन में रखा। तो अपन जो ये कोने बिंदु आए हैं ए बी सी डी जो ग्राफ में लिखे हैं, उन कोने बिंदुओं को देखो सारणी बना ली यहाँ पर कि अपने पास में ये कोने बिंदु हैं ए बी सी डी 10, 60, 05, 03, और उनको उद्देश्य फलन में रखा। तो यहाँ x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 0 तो -50, या x की जगह 6 रखेंगे, y की जगह 0 तो -300, या x की जगह 0 y की जगह 5 रखा तो 100, या x की जगह 0 y की जगह 3 रखा तो अपने पास 60 आ गया। तो अपने पास में न्यूनतम मान इसमें -300 है, यह अपने न्यूनतम मान सारणी बना दी। इस प्रकार से जो कोने बिंदु आया है उसमें 6,0 पर न्यूनतम मान आया है, z का न्यूनतम मान आया है -300 प्राप्त हुआ है। लेकिन ये आंसर तो आ गया न्यूनतम मान। यदि ये क्षेत्र है जो परिबद्ध होता, बिल्कुल बंद होता, बाउंडेड होता चारों तरफ से, तो ये आंसर यहीं कंप्लीट हो जाता। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है, स्टूडेंट्स ध्यान दें। सुसंगत क्षेत्र जो अपने पास में था वो अपरिबद्ध है, और अपरिबद्ध है तो अपने को ये जो न्यूनतम मान -300 है इसकी जांच करनी पड़ेगी कि ये इष्टतम है या नहीं है। इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि उद्देश्य फलन का जो भी राइट साइड है, उद्देश्य फलन ये है अपने पास में, ये इसका राइट साइड -50x + 20y है, इसको और जो न्यूनतम मान -300 आया था उसको लेस देन लगा करके अपने को इस प्रकार से लिखना होता है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं लिखवा दिया। और इसमें अपने को 1, 0, 2 सब दोनों पक्षों से काट देंगे तो -5x + 2y < -30 बन गया। और इसको समीकरण के रूप में बदल करके अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं। और समीकरण के रूप में लिखने के बाद में इसमें x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर -5 आता है, 4, -5, y बराबर 0 रख सकते हैं, फिर x बराबर 6 आता है तो 6,0। तो ये दो बिंदु आते हैं, इन दोनों बिंदुओं को अपन मिलाते हैं, और मिलाने पर अपन देखो ग्राफ में देखते हैं कहाँ पर बनती है रेखा। तो अपने पास में देखते हैं वो रेखा 4, -5 और 6,0 ये बनती है वो रेखा। इन दोनों बिंदुओं को अपन ने मिला दिया तो ये रेखा बनती है अपने पास में। और इसमें जो एसमिक आती है उसमें x बराबर 0 y बराबर 0 रखते हैं तो उसका हल क्षेत्र इस दिशा में आता है। तो इसका मतलब अपन देखते हैं कि जो ये रेखा आती है इसका पहले वाला हल क्षेत्र यहाँ तक था अपने पास में, कंप्लीट यहाँ तक था, यहाँ तक था, और इसका हल क्षेत्र भी उसी के अंदर आ रहा है। तो दोनों पहले वाले हल क्षेत्र में ही ये इसका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आ गया। यदि इस प्रकार से इस रेखा का हल क्षेत्र पहले वाले सुसंगत हल क्षेत्र के अंदर आता है तो फिर अपने पास में जो भी मान न्यूनतम दिया है वो न्यूनतम मान इष्टतम मान नहीं होगा। अतः अपने पास में ये क्षेत्र कॉमन में आ जाता है, इसलिए ये अधिकतम न्यूनतम मान है, निम्नतम इष्टतम मान नहीं होगा। तो x अपने पास में जो m बराबर -3 न्यूनतम मान आया था वो न्यूनतम मान नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन जो अपने पास में 4 है पीछे लिख रखी है, इसका हल क्षेत्र सुसंगत हल क्षेत्र जो पहले वाला था उसमें उभयनिष्ठ बिंदु रखता है, इसलिए z बराबर -50x + 20y दिए गए व्यवरोधों के साथ, जो भी व्यवरोध दिए हैं उनके साथ में न्यूनतम हल नहीं रखता है। इसलिए इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैंने आपको इम्पोर्टेंट नोट लिखवाया था, नोट ई और एफ, उसका एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छी तरह से समझे, मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि हल क्षेत्र यदि अपरिबद्ध है तो किस प्रकार से अपन उसका जांच करते हैं कि वो हल क्षेत्र जो भी आया है उद्देश्य फलन से वो इष्टतम हल है या नहीं है। तो अपने पास में जो -300 है ये इष्टतम हल नहीं है, जो न्यूनतम मान दिया हुआ है वो न्यूनतम इष्टतम हल नहीं है। तो और नेक्स्ट में स्टूडेंट्स इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की मैं और भी वीडियो जारी करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिले, और लाइक और कमेंट अवश्य करें, और ध्यान दें अच्छी तरह से अपनी स्टडी को बनाए रखें।